हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आज आपके सामने फिर से दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। पेपर अपना वही है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था उपयोगिता विश्लेषण वाला टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। मांग विश्लेषण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ। मांग का अर्थ क्या है, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। अर्थात आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो आप किसी वस्तु की आपने डिमांड की है कि हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, तो आप उस वस्तु की मांग को आप क्या करोगे, उसको खरीदने के लिए एक निश्चित समय में एक दी हुई कीमत पर जब आप वस्तु परचेज करने जाओगे तो आपको दुकानदार कहेगा इस वस्तु की कीमत इतनी है, यानी आप दी हुई कीमत पर उस वस्तु को परचेज करना चाहोगे, ठीक है, और निश्चित समय में आप उसको खरीदोगे। उसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। प्रोफेसर पेंसन ने इसमें 3 बातें शामिल की है। प्रोफेसर पेंसन ने क्या कहा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु साधन और उन साधनों को व्यय करने की तत्परता। अर्थात देखो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, आपको इच्छा हो रही है कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करें। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें अभी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बुक की हमें आवश्यकता है, यानी हमें प्राप्त करने की इच्छा हो रही है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बुक हम परचेज़ करना चाहते हैं। अब बुक परचेज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके लिए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। साधन से मतलब क्या हो गया, हम बुक कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे पास मुद्रा होगी, हमारे पास पैसे होंगे। तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बुक परचेज़ करनी है तो परचेज करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद में हमारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए और उन पैसों को खर्च करने की तत्परता। जब तक हम उन पैसों को खर्च नहीं करेंगे तब तक हमें वो पुस्तक प्राप्त नहीं होगी। इसके अंतर्गत हम 2 बातें और शामिल करते हैं, निश्चित समय और निश्चित कीमत। मांग में हमने क्या किया, 2 बातों को और सम्मिलित किया है। मतलब निश्चित कीमत पर, ये नहीं है कि हम ना अधिक कीमत पे करेंगे, उसके लिए दी हुई कीमत पे हम परचेज़ करेंगे, प्लस निश्चित समय में। अगर हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बुक परचेज़ करें व्यावसायिक अर्थशास्त्र, लेकिन हम सोच रहे हैं हम अभी नहीं परचेज़ करें, तो हम बीकॉम पार्ट सेकंड में आने के बाद तो उसको परचेज़ नहीं करेंगे, यानी समय सीमा निर्धारित होती है, ठीक है। तो हमने प्रोफेसर पेंसन ने 3 बातें सम्मिलित की थी, इसको हमने क्या किया, 5 बातें इसमें सम्मिलित की है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु साधन, उन साधनों को व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि। इसके बाद हम आते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। वे कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसमें आता है, सबसे पहला आता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत किस प्रकार मांग को प्रभावित करती है। देखो, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में कमी होगी। अर्थात कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को परचेज नहीं करेगा, यानी उसकी मांग में कमी आ जाएगी। और अगर कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय और मांग में क्या होता है, सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर आपकी आय में वृद्धि होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु परचेज करोगे, अर्थात वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और यही आपकी आय में कमी हो जाती है, इनकम कम होती है उपभोक्ता की, तो क्या होगा, मांग में कमी आएगी। अगला पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या और मांग में सीधा संबंध पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वस्तु की मांग में वृद्धि पाई जाती है। अगला पॉइंट है संबंधित वस्तु की कीमत। अर्थात संबंधित वस्तु यानी मिलती जुलती जो वस्तुएं होती है, जैसे हम इसके अंदर उदाहरण लेते हैं चाय और कॉफ़ी का। चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ करने लग जाएगा। अर्थात उस समय संबंधित वस्तु की कीमत अर्थात
एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, लेकिन कॉफ़ी की कीमत उस समय स्थिर है। हम मान के चल रहे चाय 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये होगी चाय की कीमत, और कॉफ़ी उस समय 10 रुपये की ही आ रही है। तो क्या होगा, चाय की कीमत में वृद्धि होने पे क्या हो रहा है, कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता क्या करेगा, चाय की जगह कॉफ़ी का यूज़ कर लेगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है व्यापार की दशा। व्यापार की दशा मांग को प्रभावित करती है। व्यापार की दशा में देखो, अगर तेज़ी का दौर चल रहा है तो क्या होगा, हम ये मान किसी वस्तु को परचेज़ कर रहे हैं और हमें ये पता लग रहा है कि भविष्य में ये वस्तु और महंगी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे कि इस वस्तु की हम मांग बढ़ा देंगे। हम कहेंगे कि चलो ये वस्तु डेली यूज़ की है तो हम थोड़ा और ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं, यानी उसकी मांग में वृद्धि होगी। जब तेज़ी का दौर है, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना होती है, उस समय क्या होता है, मांग में भी वृद्धि होगी। और यदि मंदी की दशा है, व्यापार में अगर मंदी की दशा चल रही है तो क्या होगा कि वस्तु का मूल्य गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यार अभी हम वस्तु को परचेज़ नहीं करते, थोड़े दिन बाद इसकी कीमत में और कमी आ जाएगी, तब हम उसको परचेज़ करेंगे। अर्थात मंदी में क्या होगा, मांग में, मंदी की दशा में क्या होता है, वस्तु की मांग में कमी होती है, और तेज़ी में क्या होता है, वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं सरकारी नीति। अगला पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट है सरकारी नीति। अगर सरकार की नीति उदार है, सरकार करों में छूट देती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्थिक सहायता देती है, तो क्या होगा, वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और इसके विपरीत अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा कर लगा रखे हैं, अनुदान नहीं दे रही है, अनुदान में कटौती नहीं है, मतलब बहुत कठोर नीति अपना रखी है सरकार ने, तो क्या होगा, वस्तु की मांग में कमी होगी। क्योंकि अगर करों में वृद्धि है ज़्यादा, फिर वस्तु महंगी हो जाएगी, तो हम मांग कम करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बचत प्रवृत्ति। 7 पॉइंट है बचत प्रवृत्ति। अगर उपभोक्ता की प्रवृत्ति बचत करने की है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचत करूं, तो वो पैसे कम खर्च करेगा, और अगर बचत करेगा तो वस्तु की मांग कम करेगा। और अगर वो बचत ज़्यादा नहीं करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, इसमें वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा, अर्थात मांग में वृद्धि होगी। अपना 8th पॉइंट है तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान में अगर हम उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम अच्छी से अच्छी तकनीक काम में लेते हैं, अच्छी मशीनें काम में लेते हैं, तो हमारे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा उत्पादन से क्या होगा, वस्तु की जो कॉस्ट है, अपनी लागत है, वो कम आएगी। लागत कम आने से हम क्या करेंगे, प्राइस कम रखेंगे वस्तु का, तो अगर कीमत कम है तो मांग में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट है जलवायु एवं मौसम। जलवायु और मौसम किस तरह से प्रभावित करता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें कूलर की डिमांड होती है, एसी की डिमांड होती है। अगर हमारा मौसम परिवर्तित होता है और सर्दी का मौसम आ जाता है, तो उस समय क्या होगा, हमें ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होगी। हम उस समय क्या करेंगे, ऊनी कपड़े लेंगे, गर्म कपड़े लेंगे, जबकि अभी इस मौसम में हमें ऊनी कपड़े की मांग है ही नहीं। तो जलवायु और मौसम भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा आय का वितरण। अगर आय का वितरण समान है, धनी और निर्धन में आय का वितरण समान होगा, तो वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि आय का वितरण असमान है, अर्थात धनी वर्ग और धनी हो रहा है और निर्धन वर्ग और निर्धन हो रहा है, तो वस्तु की मांग में कमी आएगी। समान वितरण में मांग में वृद्धि होती है, और जब मांग का वितरण असमान होता है तो मांग में कमी आती है। अब हम आते हैं मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग कितने प्रकार की होती है, मांग 3 प्रकार की होती है। पहला है अपना कीमत मांग, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड किसे कहते हैं, कीमत मांग। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम कीमत मांग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि अन्य घटक जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में कमी होगी, और अगर कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी।
और ये जो विपरीत संबंध हो रहा है, कीमत और मांग में जो विपरीत संबंध पाया जा रहा है, इस विपरीत संबंध के कारण क्या हो रहा है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला हो रहा है, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा, एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती है, व्यक्तिगत मांग होती है। और अगर सभी उपभोक्ताओं द्वारा जो मांग होती है, सभी उपभोक्ताओं की मांग का योग क्या कहलाता है, सामूहिक मांग कहलाता है। अब हम देखो मांग वक्र जो ऋणात्मक ढाल वाला नीचे गिरता हुआ होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक डायोग्राम आपको दे रखा है। इस डायोग्राम में आपको दे रखा है P0 या ना प्राइस और Q0 या ना डिमांड। तो जब आपकी प्राइस P0 है तो आपकी डिमांड है, मांग है Q0। अगर आपकी हमने वस्तु की कीमत में कमी कर दी तो क्या हो गया, वस्तु की कीमत कम होकर क्या हो गई, P1 हो गई। तो देखो वस्तु की मांग क्या हो गई, Q0 से बढ़ के Q1 हो गई। अर्थात मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला हो रहा है, नीचे गिरता हुआ हो रहा है। और प्राइस अगर कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है अपना, अगला प्रकार है आय मांग, इनकम डिमांड। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसमें करते हैं हम, आय मांग के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, अगर आय में वृद्धि होगी, अभी हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। आय में कमी होगी तो मांग में कमी होगी। तो जो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन से जो मांग में परिवर्तन हो रहा है, मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं, आय मांग में कर रहे हैं। इसमें आय और मांग में क्या हो रहा है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात देखो डायग्राम में देखो, आई इनकम और Q डिमांड। अब देखो इनकम बढ़ के I1 हो गई है तो डिमांड क्या हो गई, Q से Q1 हो गई, यानी डिमांड भी बढ़ गई है। आय में वृद्धि होने पे मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसके अंतर्गत हम दो वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। आय मांग में हम क्या करते हैं, दो वस्तुएं शामिल करते हैं। पहली है उत्कृष्ट वस्तु। उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिन पर आय का प्रभाव धनात्मक होता है। अर्थात आय में वृद्धि से क्या होता है, मांग में भी वृद्धि होती है। अगर आय में कमी होती है तो मांग में क्या होती है, कमी होती है। और इन वस्तुओं का प्रयोग कौन करता है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग इन वस्तुओं का प्रयोग करता है। दूसरी होती है निकृष्ट वस्तुएं। अर्थात वे वस्तुएं जिन पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है, मतलब आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कमी आती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो वनस्पति घी का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अगर उसकी आय में वृद्धि हुई तो वो क्या करेगा, वनस्पति घी की जगह देशी घी का यूज़ करेगा। तो क्या हो रहा है, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कमी हो रही है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पे, आय में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कमी आएगी। और जैसे मोटा अनाज है, मोटे कपड़े हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। और उत्कृष्ट वस्तुओं में जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होता है ना, जो अभी इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है सीधा, ठीक है। और निकृष्ट वस्तुओं में क्या होता है, नीचे गिरता हुआ होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि निकृष्ट वस्तुओं में आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा प्रकार है मांग का, आड़ी या तिरछी मांग। सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली वे वस्तुएं जिनमें किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। अर्थात क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो दूसरे की मांग में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। पहली कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है कि वे वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था चाय और कॉफ़ी का, कि चाय की कीमत में वृद्धि होने पे क्या होता है, उपभोक्ता क्या करता है, कॉफ़ी की डिमांड करता है, ठीक है। यानी चाय की जगह हम कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो एक वस्तु की कीमत में, चाय की कीमत में अगर वृद्धि होगी और उस समय क्या होता है,
हम ये मान के चल रहे कॉफ़ी की कीमत स्थिर है, तो क्या होगा, उपभोक्ता चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ करने लग जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु के संबंध में कीमत और मांग में क्या होता है, सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधित वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी से मूल वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी होती है। अर्थात चाय की कीमत में वृद्धि होने पे कॉफ़ी की मांग में वृद्धि होगी, और चाय की कीमत में कमी होने पे कॉफ़ी की मांग में कमी पाई जाएगी। अगला है इसके अंदर पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं इनको। ये क्या होती है, वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मतलब दो वस्तुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, एक साथ दो वस्तुओं को काम में लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, अगर आपके पेन में स्याही ख़त्म हो गई तो आपका पेन नहीं चलेगा, तो वो काम में नहीं आएगा। इसी तरह अगर कार में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है आपका, तो आप कार नहीं चला पाते हो। तो पूरक वस्तु हो गई पेन और स्याही, कार, पेट्रोल, इनको हम क्या कहेंगे, पूरक वस्तु। इसमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग में विपरीत संबंध होता है ना। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होता है, उपभोक्ता कार का उपयोग कम कर देगा, तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण पढ़ा। उसका अर्थ क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले क्या तत्व हैं, मांग के कौन कौन से प्रकार है, इसको आज हमने इनकी चर्चा की है। कोरोना काल चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, बाहर निकलो मास्क लगा के निकलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लाभ दूसरे विद्यार्थियों को भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।